नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। जितने भी दोस्त मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के सेशन में। ठीक है, उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे, बढ़िया होंगे, परफेक्ट होंगे और अच्छा करेंगे अपनी लाइफ में गाइस। तो वेरी वेरी वार्म वेलकम टू एवरीवन। तो आज के सेशन में वी आर गोइंग टू डिस्कस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस जो कि हमारे सीटेट से रिलेटेड हैं, एंड दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आप लोगों को सोल्व करके जाने चाहिए इफ यू आर विलिंग टू गो टू द एग्जामिनेशन ऑफ सीटेट। लेट्स सी, सबसे पहले एक मोटिवेशन लाइन से स्टार्टिंग करूंगा। हवा में ताश का महल नहीं बनता, ध्यान से सुनिएगा, हवा में ताश का महल नहीं बनता, रोने से बिगड़ा मुकद्दर नहीं बनता, दुनिया जीतने का हौसला रख ए दोस्त, दुनिया जीतने का हौसला रख है दोस्त, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता, एक जीत से कोई सिकंदर नहीं बनता। दोस्तों चलिए शुरुआत करते हैं। आपके लिए समय समय पर मैं नोट्स वगैरह सब प्रोवाइड करता रहता हूँ। ईवीएस बाय लोकेश सर टेलीग्राम चैनल में भी आपने देखा होगा। ठीक है, ये सारी चीजें मैं देता रहता हूँ। बस उम्मीद रहती है कि आप सब लोग जरूर जुड़ेंगे और उन सभी चीजों को जरूर लेंगे जो भी मैं प्रोवाइड करने की कोशिश करता हूँ। पहला क्वेश्चन लगाते हैं, उम्मीद करूंगा कि आप सभी लोग आंसर करेंगे। पहला क्वेश्चन बहुत ध्यान से सुनिएगा, क्या कह रहा है? पश्मीना ऊन हमें किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन हमें किस जानवर से मिलती है? भेड़ से मिलती है, ये ऊंट से मिलती है, ये बकरी से मिलती है, या एल्पिका से मिलती है? बताइए, पश्मीना ऊन हमें किस जानवर से मिलती है? भेड़ से, ऊंट से, बकरी से, एल्पिका से? बताइए, पश्मीना ऊन हमें किस जानवर से मिलती है? बताओ, पश्मीना ऊन हमें किस जानवर से मिलती है? पश्मीना ऊन हमें बकरी से मिलती है। किससे मिलती है दोस्तों? बकरी से मिलती है दोस्तों, है ना। किससे मिलती है? बकरी से मिलती है। पश्मीना ऊन हमें बकरी से मिलती है दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन से रोग ऐसे हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? ये मलेरिया है, ये निमोनिया है, ये डेंगू है, ये चिकनगुनिया है? दोस्तों बताइए, ऐसे कौन से रोग हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? कमेंट सेक्शन भर जाना चाहिए आंसर से। बताइए, मलेरिया, निमोनिया, डेंगू, चिकनगुनिया, ए और सी, बी सी डी, ए सी डी, केवल एक? बताओ, कौन से ऐसे रोग हैं जो मच्छरों के द्वारा फैलते हैं? द डिजीज दैट आर स्प्रेड बाय मॉस्किटोज। बताओ, ये कौन से रोग हैं दोस्तों? ये मलेरिया है, ये डेंगू है, और साथ ही साथ ये चिकनगुनिया है। ये तीनों वो रोग हैं दोस्तों जो किसके द्वारा फैलते हैं? मच्छरों के द्वारा फैलते हैं। किसके द्वारा फैलते हैं दोस्तों? मच्छरों के द्वारा फैलते हैं, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन अगला ये रहा, वर्षा के पानी को भविष्य में उपयोग करने के लिए संचित करना क्या कहलाता है? अगर हम वर्षा के पानी को फ्यूचर के लिए सेव करना चाहें एंड देन उसे उपयोग करना चाहें तो वो क्या कहलाता है? रेन वाटर कलेक्शन कहलाता है, रेन वाटर पंपिंग कहलाता है, रेन डिगिंग कहलाता है, रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है? बताइए, वर्षा के पानी को भविष्य के लिए उपयोग या संचित करना क्या कहलाता है? सभी लोग कमेंट सेक्शन में आंसर जरूर करेंगे। फॉर दिस इज फॉर ईच एंड एवरीवन। करेक्ट आंसर इज रेन वाटर हार्वेस्टिंग। क्या कहलाता है? रेन वाटर हार्वेस्टिंग कहलाता है। वर्षा के पानी के संचयन को हम लोग क्या बोलते हैं? रेन वाटर हार्वेस्टिंग बोलते हैं। ठीक है, वर्षा के पानी के संचयन को। आगे बढ़ते हैं। इनमें से निम्न पौधों में से कौन सा पौधा कीटों को जाल में फंसाता है और फिर उन्हें खाता है? बताओ, कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को पहले तो जाल में फंसाएगा और फिर उन्हें खा जाएगा? ये कसकटा प्लांट होगा, ये सनफ्लावर प्लांट होगा, ये कैक्टस प्लांट होगा, या ये पिचर प्लांट होगा? बताओ, कौन सा ऐसा पौधा है जो कीटों को जाल में फंसाता है और फिर उन्हें खाता है? दोस्तों बताइए, ऐसा कौन सा पौधा है जो पहले कीटों को जाल में फंसाता है और फिर उन्हें खाता है? दोस्तों बताइए, कसकटा, सूरजमुखी का पौधा, कैक्टस का पौधा, या घटपर्णी का पौधा? बताइए, लेट्स सी कितने लोग आंसर करते हैं इस क्वेश्चन का। दोस्तों इनमें से पिचर प्लांट जो प्लांट है, ये वो पौधा है जो पहले कीटों को फंसाता है और फिर उन्हें खाता है, जाल में फंसाकर खाता है दोस्तों। दैट इज पिचर प्लांट। कौन सा प्लांट होता है वो? पिचर प्लांट होता है दोस्तों, याद रखिएगा। जो पहले कीटों को फंसाता है और फिर उन्हें खाता है, दैट इज पिचर प्लांट, याद रखिएगा दोस्तों। ठीक है, आगे बढ़ते हैं हम लोग।
अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अगला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। वेट अ सेकेंड गाइस, थोड़ा सा इंतजार कीजिए, ठीक है। स्मार्ट बोर्ड हमारा सो गया है, थोड़ा सा सो गया है स्मार्ट बोर्ड। स्मार्ट बोर्ड भैया जागो, जल्दी जागो, ठीक है, इससे पहले कि क्लास निकले। ठीक, वैसे आप लोग कैसे हैं सभी लोग? जब तक चलिए आगे, जाग गया हमारा क्वेश्चन, स्मार्ट बोर्ड जाग गया। दोस्तों क्वेश्चन है, पौधों में पानी देने के लिए एक तकनीक का उपयोग किया जाता है जिससे संकीर्ण नलियों के माध्यम से सीधा पानी को पौधे में दिया जाता है, उसे क्या कहते हैं? नैनो, माइक्रो, फेम्टो या फिर ड्रिप। देखो दोस्तों, ये जो फेम्टो, माइक्रो और नैनो की जो टेक्निक है ना, ये बहुत पतली टेक्निक है, बहुत छोटी टेक्निक है। नैनो तो बहुत ही पतली टेक्निक हुई, मतलब आप बहुत नेक्स्ट लेवल पर, लोअर लेवल पे चले गए नैनो टेक्निक में तो, ठीक है। तो ये तो ऑप्शंस में हो भी नहीं सकते, माइक्रो में भी आप लोग नहीं जा सकते, ठीक है। इट्स ड्रिप इरिगेशन है ना, हम लोग ड्रिप देते हैं, याद रखिएगा। क्या कहते हैं हम इसे? ड्रिप इरिगेशन है, हमने ड्रिप दी दोस्तों, याद रखिएगा। ड्रिप सिंचाई कहते हैं हम इसे बोलते हैं ड्रिप इरिगेशन दोस्तों, ठीक है। अगला क्वेश्चन हम लोग लेते हैं आपके सामने, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलती है? बताइए फटाफट से, अधूरे जले जीवाश्म ईंधन से क्या फैलती है? सभी लोग बताएंगे फटाफट से क्या सही आंसर है इस क्वेश्चन का। दिस इज फॉर ईच एंड एवरीवन, हर किसी को बताना है। बहुत बढ़िया, परफेक्ट, सभी लोग बहुत सही जा रहे हैं, बहुत बढ़िया। करेक्ट आंसर इज सीओ। देखो, जब कभी भी कार्बन पूरा जलेगा तो वो कार्बन डाइऑक्साइड बना लेगा, कब? जब पूरा जलेगा। लेकिन कभी भी कार्बन जब अधूरा जलता है तो ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है, कब? जब कभी भी अधूरा जलता है, अधूरा जलने पर, याद रखिएगा, ठीक है। अधूरा जलने पर ये कार्बन मोनोऑक्साइड बना लेता है। तो अधूरे जले जीवाश्म जो होते हैं मेरे लाडले मित्रों, ठीक है, ये कार्बन मोनोऑक्साइड बनाते हैं। अगला क्वेश्चन लेता हूं, वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने में क्या उपयोग किया जाता है? फीता कृमि का, लीचेस, जोंकों का, केंचुओं का, हुकवॉर्म्स का। बताइए। वर्मी कंपोस्टिंग एक विधि है जिसमें खाद बनाने के लिए किसका उपयोग किया जाता है? चलिए बहुत बढ़िया। सीटेट पेपर 2 साइंस की क्लास कब चलती है? सर लेते हैं शायद 7:30 बजे होती है, एक बार चेक कर लीजिएगा, 7:30 या 8 बजे होती है रात को, ठीक है। करेक्ट आंसर क्या है? दैट इज अर्थवॉर्म। केंचुए जो हैं, अर्थवॉर्म जो हैं, वो वर्मी कंपोस्टिंग का यूज करते हैं खाद बनाने के लिए। किसके लिए? खाद बनाने के लिए, ठीक है, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला नहीं है? रसेल वाइपर, सॉस्केल्ड वाइपर, इंडियन रॉक पाइथन या फिर कॉमन करैत। बताइए, इनमें से भारत में मिलने वाला कौन सा सांप जहरीला सांप में नहीं आता? इनमें से कौन सा जहरीला सांप नहीं है दोस्तों, बताइए। तो यार पाइथन जो होता है ना, अजगर दोस्तों, ये कभी भी जहरीले नहीं होते पाइथन, याद रखिएगा। जो ये वाइपर होते हैं ये जहरीले होते हैं। कॉमन करैत बहुत नॉर्मल पाया जाता है और ये बहुत जहरीला होता है कॉमन करैत। एक है दोस्तों, याद रखिएगा, हमारा जो कोबरा है, किंग कोबरा जिसे बोलते हैं, वो काफी ज्यादा जहरीला होता है। अफई भी काफी जहरीली होती है, ठीक है। और दुबैया रसेल वाइपर्स भी जहरीले होते हैं। सांप के जहरीले दांत को क्या कहा जाता है? बताओ। कसक कहते हैं, विषदंत कहते हैं, करंतक कहते हैं, शल्क कहते हैं। बताओ, सांप के जहरीले दांतों को क्या कहा जाता है? सर सीटेट के आंसर की कब तक आएगी? बहुत जल्द आएगी, टेंशन मत लो, ठीक है, आ जाएगी। तो सांप के जहरीले दो दांत होते हैं जिनको हम फैंक्स बोलते हैं। अगले 2 दांत इस तरीके से निकले होते हैं, नुकीले दांत होते हैं, इनको फैंक्स बोला जाता है दोस्तों, याद रखिएगा। तो ये विषदंत होते हैं, याद रखिएगा। सांप के जहरीले दांतों को हम लोग विषदंत कहते हैं दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। सिंकोना वृक्ष के किस भाग का उपयोग मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? जड़ों का, बार्क छाल का, लीव्स पत्तों का या फिर सीड्स बीजों का।
सिंकोना वृक्ष के किस भाग का मलेरिया के उपचार के लिए किया जाता है? सर सीटेट का आंसर की कब आएगा? बताया तो था मैंने आप लोगों को कि कभी भी आ सकता है। अब कभी भी आपको सीटेट के आंसर की देखने को मिल सकती है। कुछ ही दिन जा रहे हैं जब सीटेट के आंसर की आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, इस क्वेश्चन का जो सही आंसर आएगा दैट इज बार्क, छाल का, याद रखिएगा। जो छाल है उसका इलाज किया जाता है मलेरिया के उपचार के लिए, छाल का। अगला क्वेश्चन, रोनाल्ड रोज को 1902 में चिकित्सा के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार शोध करने के लिए क्या मिला? बताओ किसके लिए मिला था? डेंगू मच्छर से फैलता है इसलिए, मलेरिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो इसलिए, चिकनगुनिया इज ट्रांसमिटेड बाय मॉस्किटो इसलिए, प्लेग इज ट्रांसमिटेड बाय फ्लीज इसलिए। बताओ रोनाल्ड रॉस को 1902 में जो चिकित्सा के क्षेत्र के लिए नोबेल पुरस्कार मिला था वो किस लिए मिला था? बताओ। रोनाल्ड रोज को मिला था क्योंकि उसने मलेरिया की खोज कर दी थी। और मलेरिया कहाँ ढूंढा निकाला था उसने? मलेरिया उसने ढूंढ निकाला था दोस्तों, कहां पर? मलेरिया उसने ढूंढ निकाला था कहां पर दोस्तों? आरबीसी के अंदर, रेड ब्लड सेल्स के अंदर उसने मलेरिया ढूंढ निकाला था दोस्तों, याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं। झूम कृषि क्या है? झूम फार्मिंग क्या होती है बताइए? ऑर्गेनिक फार्मिंग है, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग है, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है, लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है। बताओ झूम फार्मिंग क्या होती है? व्हाट इज झूम फार्मिंग? इनमें से झूम फार्मिंग क्या है? ऑर्गेनिक फार्मिंग है, स्लैश एंड बर्न है, लिमिटेड यूज ऑफ पेस्टिसाइड्स है, लिमिटेड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर है। तो झूम खेती हमने अलग अलग, जैसे लदांग मलेशिया में बोलते हैं, वैसे झूम खेती से आधारित क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। झूम खेती का एक और नाम है दैट इज स्लैश एंड बर्न खेती। क्यों कहते हैं? क्योंकि जहां जहां आप झूम खेती करते हैं वहां पर स्लैश मतलब होता है दोस्तों काटना, और बर्न मतलब होता है जलाना। आप वहां पे जला भी देते हैं, पहले काटते हैं उस पर पेड़ पौधों को, फिर जो फसल होती है उसे जला देते हैं ताकि खाद बन सके। खाद बनाने के लिए जो पहले से जो आपने फसल बोई है उसे काट दिया जाता है, इसलिए इसको क्या कहा जाता है? स्लैश एंड बर्न कहा जाता है। पलामू जैविक कृषि नहीं, स्लैश एंड बर्न। भूल गए? उम्मीद नहीं थी यार, पलामू गलत आंसर दोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। वे व्यक्ति जो वनों में कम से कम 25 वर्ष, इस बार के पेपर में चालाकी की थी, याद है आप लोगों को? चालाकी की थी, क्या कहा था इस बार के पेपर में? कम से कम 15 वर्ष दिया था, जबकि कितने टाइम के लिए रहते हैं वो लोग? 25 वर्ष से रहते हैं। उनका वन भूमि के उपज पर अधिकार हो जाता है। यह अधिनियम कहां से लिया गया है? राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 से, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट 1927, नेशनल फॉरेस्ट एक्ट 1988, इंडियन फॉरेस्ट अमेंडमेंट 2019। बताइए बताइए फटाफट से, सभी लोग आंसर करेंगे। कैसा चल रहा है? मजा आ रहा है सबको? एक बार कमेंट सेक्शन में लिख दो कि सर मजा आ रहा है, अगर मजा आ रहा है वाकई में। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का जो सही आंसर है दैट इज राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007। अगर कोई 25 साल से किसी भी वन क्षेत्र में रह रहा है तो दोस्तों जो जिस वन क्षेत्र में रह रहा है, क्योंकि वो 25 साल से रह रहा है, तो उसका एक अधिकार टाइप का हो जाएगा उस वन पर, क्योंकि वो काफी लंबे समय तक उन वनों पर रह रहा है। यह अधिनियम जो है राइट टू फॉरेस्ट एक्ट 2007 से लिया गया है। अगला क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। क्वेश्चन आपके सामने ही रहा। नीचे दिए गए विकल्पों में से मधुमक्खी की सबसे अधिक उपयुक्त विशेषता पहचानिए। केवल रानी मक्खी अंडे ही देती है, नर मक्खी की कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, कार्यकर्ता भोजन को खोजती है और उसमें छत्ते लेकर आती है। बताइए। देखो, केवल रानी मक्खी ही अंडे देती है, सही बात है। नर मक्खी कार्यकर्ता के रूप में कोई विशेष भूमिका नहीं है, सही बात है। सभी मादा मक्खी अंडे देती हैं, यहां पर थोड़ा सा प्रश्न चिन्ह। कार्यकर्ता मक्खी भोजन खोजती है और उसे छत्ते में लेकर आती है, सही बात है। ठीक है, तो करेक्ट आंसर इज ए बी एंड डी, है ना। सी सही नहीं है, सभी मक्खी अंडे नहीं देती, बिकॉज आप सभी जानते हैं, ठीक है,
मादा मक्खी अलग तरीके के अंडे देती है, ठीक है, मतलब मादा मक्खी अंडे नहीं देती, वो सिर्फ रानी मक्खी अंडे देती है। कौन सा ऐसा जानवर जिसके आगे बढ़ते रहते हैं दांत, अगले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं जिंदगी भर, उम्र भर जिसके आगे वाले दांत हमेशा बढ़ते रहते हैं? बिल्ली है, गिलहरी है, सांप है, बाघ है? बताओ। जिंदगी भर आगे के दांत बढ़ते रहेंगे, वो कौन से जानवर हैं? बिल्ली, गिलहरी, सांप, बाघ। जिंदगी भर जिसके आगे के दांत हमेशा बढ़ते रहेंगे वो गिलहरी हैं दोस्तों। कौन सी है? वो गिलहरी हैं जिनके जिंदगी भर आगे के दांत बढ़ते रहेंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग। यहां पर आपको सही मिलान करना है। छोले भटूरे, बॉइल्ड टैपियोका, फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल, सी फिश कुकड इन कोकोनट ऑयल। सही मिलान करिए। तो देखो, छोले भटूरे बिलोंग्स टू पंजाब, नो डाउट। बॉइल्ड टैपियोका बिलोंग्स टू केरला, नो डाउट। फिश कुकड इन मस्टर्ड ऑयल बिलोंग्स टू कश्मीर। Fish cooked in coconut oil belongs to Goa. So this is how the complete recognition of the all options happens. Right. The correct answer is option number D. Next question for you guys. एक समूह को चुनिए जिसका पुनः चक्रण के पश्चात किया जा सकता है। Select the group which can be recycled after use. ये पॉलिथीन होगा, बैग होगा, कागज होंगे, मोटरसाइकिल होंगे, ठीक है, चादरें होंगी, समाचार पत्र होंगे, प्लास्टिक की बोतल होंगी, बैटरी होंगी, लोहे की बोतल होंगी, कांच की बोतल होंगी, स्टील मग होंगे, गत्ते के डिब्बे होंगे, चमड़े का बैग होगा, लकड़ी की मेज होगी, प्लास्टिक का फूलदान होगा, चादरें होंगी। बताइए क्या इसका सही आंसर है? व्हाट इज द करेक्ट आंसर गाइस? लेट्स सी कितने लोग आंसर कर पाते हैं। बहुत बढ़िया, पुनर्चक्रण। मतलब आप ऑर्गेनिक चीज छोड़ दो, जो कि ऑप्शन नंबर डी है, सी है। ऑर्गेनिक चीजें छोड़ दो, बाकी सब आपको देखिए न्यूज़पेपर ऑर्गेनिक है, नहीं होगा, ठीक है। आप पॉलिथीन बैग नहीं किया जा सकता, लेदर नहीं किया जा सकता, इस वजह से ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इनमें से कौन से कथन सही है? एक ये ना हाथी वाला जो क्वेश्चन आता है ना, वो जानबूझ के तुम्हें भटकाने की कोशिश करता है। हाथी वाला क्वेश्चन उतना डिफिकल्ट होता नहीं है जितना डिफिकल्ट इसे छात्र मान बैठे हैं, ठीक है। तो हाथी वाला क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे और फिर इसे सोल्व करने की भी कोशिश करेंगे। बाकी सभी छात्र कोशिश करें कि लाइक का बटन जरूर दबाएं और एक बार कमेंट सेक्शन में हंसी वाला सिंबल भेजें, क्योंकि मैं चाहता हूं मेरे छात्रों को हंसते हुए देखना। और कौन से एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं आप लोग? नेक्स्ट टारगेट क्या है? सीटेट है, दिसंबर सीटेट है। जिसका सीटेट है टारगेट, वो सीटेट लिखिए एक बार कमेंट सेक्शन में। जो भी सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट लिख दीजिए, ठीक है। चलिए, सही कथन चुनना है। कोई वयस्क हाथी एक दिन में 2 क्विंटल से भी अधिक हरे पत्ते खा लेता है। अधिक भारी होने के कारण अधिकांश हाथी बहुत ज्यादा आराम करना पसंद करते हैं। यहां तक कि 3 महीने की आयु में हाथियों के बच्चे का भार सामान्यतः 200 केजी होता है। अधिकांश हाथी औसतन एक दिन में 9 से 10 घंटे सोते हैं, ठीक है। तो यार देखो ध्यान से, हाथी जब खाने की बात आएगी तो वो 100 केजी खाएंगे, ना कि 200 केजी। पहली चीज, अधिकांश बहुत ज्यादा आराम करते, गलत बात है। हाथी बहुत अलर्टिंग जानवर है, 3 से 4 घंटे ही सोता है हाथी, याद रखिएगा। हाथी कितना? 3 से 4 घंटे ही सोता है हाथी। इवन 3 मंथ ओल्ड बेबी वेट 200 केजी, ये सही बात है दोस्तों, ठीक है, कि हाँ जो अगर 3 महीने का बेबी होगा तो उसका वजन 200 केजी हो जाएगा, याद रखिएगा। ऑन एन एवरेज हाथी 9 से 10 घंटे, ये भी गलत लिखा है। तो ऑप्शन नंबर थर्ड इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से अपनी जिसकी नॉलेज स्ट्रांग होगी ना, वो इन क्वेश्चंस को बढ़िया से खत्म करके आएगा पेपर में। आगे बढ़ते हैं। किसी भी सभा में अपना परिचय देते हुए एक कथन का है, मैं वहां से आया हूं जहां पर अधिकतर लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं। कहां से आए होंगे? सरसों के तेल की मछली। अगर नारियल के तेल की मछली होती तो कहीं और से आए होते, सरसों के तेल की मछली तो कहीं और से आए होते, ठीक है। तो बताओ कहां से आए होंगे ये सरसों के तेल की मछली खाना पसंद है ने?
सर मेरा मैसेज देख लीजिए। देख लिया मैसेज। बताओ क्या मैसेज है तुम्हारा। बीपीएससी बीएड वाले नहीं देगा ना इस बार? बस बीएड वाले ही देंगे ना इस बार? अच्छा, हाँ बीपीएससी बीएड वाले देंगे। शायद डीएलएड वालों को बीएड की वैकेंसीज में, कुछ वैकेंसीज में अलाउ किया जाए। एक डिटेल सेशन भी लेकर आने वाला हूँ, ठीक है। तो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का जो हो जाएगा दैट इज यस, कश्मीर। ठीक है, कश्मीर इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, मैं जिस जगह से आई हूं वहां के लोग सरसों के तेल में बनी मछली खाना पसंद करते हैं, दैट इज इन कश्मीर। आगे बढ़ते हैं। किसी छात्र द्वारा नीचे दिए गए कथन पर विचार कीजिए। मैं जिस क्षेत्र से आया हूं वहां बारिश बहुत कम होती है, गर्मी पड़ती है, हमारे घर मिट्टी के बने होते हैं, घरों की दीवारें बहुत मोटी होती हैं, इनकी मिट्टी से पोतकर सुंदर किया जाता है, घरों की छतें कटीली झाड़ियों से बनाई जाती हैं। ये छात्र निम्नलिखित में से किस राज्य से आए हो सकते हैं? एक अच्छा क्वेश्चन है, आंसर दीजिए। लद्दाख से, असम से, राजस्थान से, उत्तर प्रदेश से। घरों की दीवारें मोटी हैं और सुंदर पोतकर बनाए गए कटीली झाड़ियों से द्वारा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठोक के लगा दो, ऑप्शन नंबर दैट इज सी, राजस्थान। ठीक है, राजस्थान इज द करेक्ट आंसर। कैसा लगा सेशन मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। ठीक है, धीरे धीरे करके हम लोग बढ़ रहे हैं हमारे सीटेट के एग्जामिनेशन की ओर, है ना। दिसंबर का एग्जामिनेशन अब बहुत ज्यादा दूर नहीं रह गया है, कुछ ही समय रह गया है, तो तैयारी कर लो। अगर किसी को पेड बैच चाहिए तो टेक्स्ट बुक पे जाइए, सुपर कोचिंग पे जाइए, सुपर कोचिंग पे टीचिंग एग्जाम्स पे जाइए, और वहां पर जाने के बाद सीटेट सुपर कोचिंग, सीटेट सुपर कोचिंग पर जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, ये कोर्स जो है क्रैक अभियान व्यूफुल कोर्स, व्यूफुल कोर्स पे जाने के बाद आप लोग जा सकते हैं, नीचे आ सकते हैं दोस्तों। और इस बैच को परचेज करने के लिए यू जस्ट हैव टू अप्लाई कूपन। कूपन का कोड रहेगा लोकेश बी। ठीक है, याद रखिएगा, लोकेश बी, एंड देयर यू गो। ठीक है, इस तरीके से आप कोर्स ले सकते हैं। थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू गाइस।